हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी ग्लोबल कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जो हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो चल रही हैं उनमें हम जो बात कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की आज हम आगे बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जिस टॉपिक को छोड़ा वो टॉपिक क्या था हमारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बातें आज हम करते हैं, जिनमें अगर मैं आर्टिकल देखूं तो अनुच्छेद 124 इसमें देखें तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है? किसकी सलाह पे करता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी सलाह पर नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 24 में नियुक्ति से संबंधित जो बातें दे रखी हैं वो बातें क्या हैं? पहली बात, नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ये परामर्श किसका लेगा? सलाह किससे ले सकता है? तो सलाह की बात करें, ये सलाह हाई कोर्ट के जजेज या सुप्रीम कोर्ट के जजों से परामर्श ले सकता है। दूसरी बात, ये अनिवार्य रूप से जो परामर्श लेगा, आवश्यक रूप से परामर्श ये लेगा, वो किससे लेगा? तो अनिवार्य रूप से आपको ध्यान रखना है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इससे परामर्श लेगा। कहने का मतलब, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करूं तो इनके संदर्भ में जो प्रेसिडेंट है वो किस किस से सलाह ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनिवार्य रूप से सलाह लेंगे, और हाई कोर्ट के जजों से भी अगर उन्हें लगता है, आवश्यक लगता है, जरूरी लगता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश से भी सलाह ली जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 124 में लिखा है। अगर मैं बात करूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है, इनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 124 में 124 में शपथ का उल्लेख है। और 124 में जो शपथ के बारे में लिखा है वो कौन सी बातें लिखी हैं? पहली बात, इनको जो शपथ दिलाएगा वो राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन सी बात लिखी है? कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेज के लिए राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। और क्या लिखा है? या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ दिलाएगा। वर्तमान में क्या हो रहा है? ये बात तो आर्टिकल में लिखी है। वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। लिख लेते हैं इस बात को। इस आर्टिकल में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएंगे। सभी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? तो व्यवहार में यह होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सीजेआई को शपथ दिला देते हैं और अन्य न्यायाधीशों को शपथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये शपथ दिलाते हैं। दूसरी बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करूं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं, तो ये शपथ किस बात की शपथ लेते हैं? तो ये न्यायाधीश शपथ किसकी लेंगे? ये बात कहाँ लिखी है? ये जो शपथ लेते हैं वो शपथ कौन सी लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। इनकी अगर पूछा जाए कि इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ है, किसी आर्टिकल में है? अनुच्छेद 24 में है, 25 में है, 26 में है, 27 में। क्या बताना है? कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं है। फिर
ये जो शपथ लेंगे वो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेते हैं। शपथ कौन सी लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। और ये अनुसूची 3 के अंतर्गत जो शपथ दे रखी है, अनुसूची 3 के अंतर्गत, अनुसूची 3 में जो शपथ दे रखी है वो शपथ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। शपथ लेंगे कौन सी? संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। शपथ दिलाएगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। दूसरी बात, भारत के जो राष्ट्रपति हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं लेकिन शपथ नहीं दिलाते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ संबंधित राज्य का गवर्नर, राज्यपाल दिलाता है। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें कि जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, अगर मैं बात करूं भारत का मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अगर पूछा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है तो कार्यकाल कितना बताएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल आप कितना बताएंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल नहीं होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल नहीं होता है। फिर क्या है? जब कार्यकाल का उल्लेख नहीं है फिर क्या दे रखा है? सेवानिवृत्ति की आयु दे रखी है। और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। कार्यकाल, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल नहीं होता है। फिर क्या होता है? सेवानिवृत्ति की आयु दे रखी है। सेवानिवृत्ति की आयु, निवृत्ति की आयु, यानी ये सेवा से निवृत्त होंगे, सेवा से हटेंगे, इनकी आयु दे रखी है। और ये सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। अब आपने 62 वर्ष भी सुना है, 65 वर्ष भी लिखा है। 62 वर्ष क्या है फिर? 62 वर्ष हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है। यानी कि अगर मैं इनकी आयु की बात करूं तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, लेकिन अंतिम आयु क्या होगी, किस वर्ष तक ये, कितने वर्ष तक की आयु तक ये पद पर रह सकते हैं, ऐसा इसमें उल्लेख कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु पूछी जाए तो कितनी है? 65 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु पूछी जाए तो कितनी बता दोगे? 62 वर्ष। ये 62, 65 दोनों में अंतर ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति के संबंध में कोई राजनीति का या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनके वेतन के बारे में क्या लिखा है? अगर मैं इन न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात करूं, वेतन, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके वेतन में परिवर्तन किया जा सकता है? आपका आंसर क्या होगा? इनके वेतन में परिवर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी कि वेतन में परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई नेगेटिव, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह ध्यान रखना है। इनके वेतन में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाता है, परिवर्तन नहीं किया जाता, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसे ध्यान रखना है। यानी कि वेतन को हम कम नहीं कर सकते, वेतन भत्तों को हम घटा नहीं सकते, कोई ऐसा परिवर्तन इनके वेतन में जो अलाभकारी हो, ऐसा परिवर्तन हम इनके वेतन में नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनका वेतन होता कितना है? तो वेतन इसका पूछा जाए तो सीजेआई का अगर वेतन पूछा जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो 2.8 लाख, बोले तो 2,80,000। अगर अन्य जजेज की बात करूं मैं, अन्य जजेज की, तो अन्य जो जज होंगे, अन्य जज, इनका जो वेतन होगा वो वेतन कितना होता है? 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000। ये वेतन ढंग से याद रखना है, इनको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश का या न्यायाधीश का वेतन पूछा जाए तो सीजेआई का पूछा जाए 2,80,000, अगर अन्य जजों का पूछा जाए तो 2,50,000। अब इसके साथ साथ जब हम ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हाई कोर्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, न्यायाधीश का, अगर इनके वेतन की मैं बात करूं तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख यानी कि 2,25,000। अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के वेतन के बराबर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, सही है। दूसरी बात, अगर मैं देखूं हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन, अन्य न्यायाधीशों का वेतन तो कितना बताओगे? अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा? 2.25 लाख यानी कि 2,25,000। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,25,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख। अगर सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के वेतन की बात करूं तो उनका भी 2.5 लाख। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात करें तो 2.8 लाख, बोले तो 2,80,000। ये इनके वेतन से संबंधित जानकारी हो गई। अच्छा, और क्या ध्यान रखना है इसमें? यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि 65 वर्ष की आयु के बाद, रिटायरमेंट के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये लाभ के पद पर नहीं जा सकते। लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। दूसरा ध्यान रखना है, सेवानिवृत्ति के बाद ये किसी भी कोर्ट में सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज ए एडवोकेट के रूप में। यानी कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो वो व्यक्ति कहीं भी वकील के रूप में भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है। इसके अलावा जो अभी मैंने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां से मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कहां से मिलता है? क्या बताओगे? कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि पर, यानी कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ध्यान रखना है इसको। यानी कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है किसका वेतन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन। अब देखो एक शब्द यहां पे लिखा हुआ मिला आपको, भारित। इसका मतलब क्या है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है, या बोले तो भारत की संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। चलो एक बात और बता ही दे रहा हूं, ये जो संचित निधि है, भारत की संचित निधि, भारत होगा, अभी भारत का बता रहा हूं, भारत का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूं ये संचित निधि किस आर्टिकल में दे रखी है? संचित निधि भारत के किस आर्टिकल से संबंधित है? किस आर्टिकल से संबंधित है संविधान में? तो ये संचित निधि, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो अनुच्छेद 266 कहां दे रखी है? 266। भारत की संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, राष्ट्रपति का होता है, संसद का होता है, या सभी का इनमें से अधिकार होता है? क्या बताना है? भारत की संचित निधि पर सिर्फ और सिर्फ संसद का अधिकार होता है। भारत की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है?
संसद का अधिकार होता है, संसद का अधिकार होता है। भारत की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? संचित निधि, जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। इस संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? संसद का अधिकार होता है। और ये संचित निधि किस अनुच्छेद में दे रखी है? 266 के अंतर्गत दे रखी है, 266 के अंतर्गत दे रखी है। मैं जो बात कर रहा था कि भारत का मतलब क्या है? संचित निधि से दिया जाता है, बात ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है संचित निधि पर भारित होता है। ये संचित निधि पर ये भारित होता है, इस भारित का क्या मतलब है? यानी भारित का मतलब है कि ऐसे खर्चे जिन पर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जा रहा है, उस वेतन पर संसद के अंदर चर्चा तो कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं होगा कि इनको कितनी सैलरी दी जाए, कितनी नहीं दी जाए। यानी कि ऐसे खर्चे जिन पर संसद के अंदर चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता, वो सब कैसे व्यय कहलाएंगे? भारित व्यय कहलाते हैं। संचित निधि पर भारित होता है तो ये कैसा व्यय होगा? भारित व्यय होगा। भारित व्यय का मतलब ऐसा एक्सपेंडेशन, ऐसा खर्चा जिस पे केवल और केवल चर्चा हो सकती हो लेकिन मतदान नहीं हो सकता, भारित व्यय कहलाता है। अब तो मेरे विचार से समझ में आ ही गया होगा। अगला देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 126, आर्टिकल 126, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 126 में क्या लिखा है? आपको अनुच्छेद 126 की बातें सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। हमारे देश में उप प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे देश में उप मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन संविधान में जितने भी पद मैंने अभी बोले, संविधान में किसी भी कार्यवाहक ऐसे पद का उल्लेख नहीं है। ना तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है, न कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख है। एक ऐसा पद, ऐसा कार्यवाहक पद जिसके पद का उल्लेख यहाँ कर रखा है, वो किसमें कर रखा है? अनुच्छेद 126 में। अब इसमें क्या लिख रखा है? कार्यवाहक, यानी कि कार्यवाहक CJI का उल्लेख है। यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश है, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा या किसे नियुक्त किया जाएगा, इस पद का उल्लेख इसमें कर रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद का उल्लेख है। और संविधान में और पदों पर हम देखें तो कार्यवाहक पद का उल्लेख है नहीं, न्यायालय में दे रखा है और वो भी अनुच्छेद 126 के अंतर्गत दे रखा है। अब ये जो कार्यवाहक न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? पहली बात, कार्यवाहक न्यायाधीश जो होंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? क्या बताओगे? प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अब राष्ट्रपति इनकी जो नियुक्ति करेंगे वो किस न्यायाधीश की करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश की, या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश की, या दोनों, या कोई नहीं? क्या ऑप्शन होगा इसका? जो इस आर्टिकल में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद का जो उल्लेख है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करेंगे तो ये जो प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना। जहां तक मोस्टली जो होता है वरिष्ठतम लिखा होता है, इसमें वरिष्ठतम नहीं है। क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन अभी फरवरी 2018 से जो नया प्रोसीजर चला है, MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, MOP, इस MOP में क्या है? MOP
MP मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। इसमें क्या है, इसमें कार्यवाहक पद जो होगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा, इसके बारे में MOP में उल्लेख कर रखा है। और MOP में क्या लिखा है कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट वरिष्ठतम न्यायाधीश को, वरिष्ठतम यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करेंगे। दोनों में अंतर समझना क्या लिखा है, यानी कि संविधान के आर्टिकल में तो सिर्फ यही लिखा है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोसीजर है फरवरी 2018 में जो बन के तैयार हुआ है, उसके अनुसार क्या लिखा है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत। अच्छा, इसके बाद एक अगले आर्टिकल पे चर्चा कर लें, अनुच्छेद आर्टिकल 127। ये किसकी बात करता है, अनुच्छेद 127 में क्या दे रखा है, यहां दे रखा है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। किससे संबंधित है, तदर्थ न्यायाधीश। ये क्या होता है, एडॉक जज क्या होंगे, एडॉक जज ऐसे जज जो अस्थायी हो। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब अस्थायी जज, अस्थायी तौर पर रख लिए हों, यानी काम चलाने के लिए रख लिए हों। अस्थायी तौर पर जो जज रखे जाते हैं उन्हें तदर्थ कहा जाता है, एडॉक कहा जाता है, एडॉक जज। अब ये अस्थायी होते हैं, काम चलाने के लिए रख लिए जाते हैं। दूसरी बात, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन क्या है कि तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, पहली बात, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है, तो कब बताओगे, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है, नियुक्ति कब की जाएगी। तो एक बात ध्यान रखनी है, जब कोरम पूरा ना हो, जब कोरम पूरा ना हो। किस कंडीशन में की जाएगी, जब कोरम पूरा ना हो। कोरम का मतलब गढ़ पूर्ति, यानी अब गढ़ पूर्ति कितनी होगी, कोरम कितना होगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं कर रखा है। इनकी नियुक्ति कब की जाएगी, जब कोरम पूरा ना हो। और नियुक्ति करेगा कौन, नियुक्ति कौन करेगा, CJI। कोरम पूरा ना होने पर CJI प्रेसिडेंट की सलाह से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति कब की जाएगी, तो क्या बताना है, जब कोरम पूरा ना हो। ये जो नियुक्ति है, इस नियुक्ति को कौन करेगा, तो क्या बताओगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये परामर्श किससे लेगा, किसकी सलाह पर करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और ये तदर्थ न्यायाधीश हैं, ये आएंगे कहां से, किन लोगों को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाएगा, तदर्थ न्यायाधीश के पद पर किन लोगों को लाया जाएगा। पहली बात तो लाएगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी सलाह से लाएगा, तो आपको बताना है प्रेसिडेंट की सलाह से लाएगा, राष्ट्रपति की सलाह से लाएंगे। अब ये किन लोगों को तदर्थ न्यायाधीश बनाएंगे, तो आपको बताना है कौन लोग होंगे। ये हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को CJI प्रेसिडेंट की सलाह पर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अगला अगर हम देखें आर्टिकल 128, अगर मैं 128 की बात करूं, अनुच्छेद 128, इसमें क्या लिखा है, अनुच्छेद 128 किसकी बात करता है,
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात करता है। अनुच्छेद 128 किसकी बात करता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की न्यायाधीशों की नियुक्ति। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कोरम पूरा ना होता हो, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 128 ये कहता है कि जो सीजेआई हैं वो राष्ट्रपति की सलाह पर जैसे जज जो रिटायर हो चुके हैं उनको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति रिटायर हो गया, जिसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो गई, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को सीजेआई प्रेसिडेंट की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ला सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है? जब कोरम पूरा ना होता हो, ऐसी स्थिति में पुनः उसे नियुक्ति दी जा सकती है। और पुनः जब नियुक्ति उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाएगी तो जो एक नियमित जज को जो वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, वही वेतन भत्ते और सुविधाएं ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनको भी मिलेंगी, या जो तदर्थ न्यायाधीश हैं इनको भी मिलेंगी। अगर बात करें हम इनके कार्यकाल की, कि जो तदर्थ न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल कितना है, क्या बताओगे? तदर्थ न्यायाधीशों का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल क्या बता दोगे? इनका कार्यकाल नहीं होता है। फिर क्या है? जिस दिन कोरम पूरा हो जाए, जब कोरम पूरा हो जाए तब इनको वापस उसी न्यायालय में भेजा जा सकता है, उसी हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है जहां से इनको लेके आए हैं। यानी कि कार्यकाल कितना, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट के ऐसे जज ऐसे जज या न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हों, ऐसे लोगों को तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब कार्यकाल की बात करें कि जब तक ये कोरम पूरा ना हो तब तक इन्हें तदर्थ न्यायाधीश के पद पर रखा जा सकता है, और जिस दिन ये कोरम पूरा हो गया उस दिन जो हम हाई कोर्ट से इन जजों को लेके आए हैं उनको वापस उसी हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। ऐसे लोग जो सेवानिवृत्त हैं, जिनको हमने घर से बुलाया है, उनको हम घर भेज सकते हैं। इसमें कोई दुविधा की, परेशानी की, दिक्कत की बात है नहीं। आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर बात करेंगे। धन्यवाद।